वेलकम बैक टू लिविंग द लॉ ऑफ वन। लिविंग द लॉ ऑफ वन में सेक्रल चक्र के सोलर प्लेक्सस चक्र के बारे में कारला बात कर रही थी, और इस हिस्से का ये लास्ट पार्ट है तो थोड़ा लंबा चला जाएगा, लेकिन मैं ख़त्म करूँगी क्योंकि इसके बाद सोलर प्लेक्सस का ताल्लुक हमारी शादी से कैसे होता है, उसके बाद वो एक नया सत्र शुरू होने वाला है, चैप्टर शुरू होने वाला है। तो अभी तक वो हमें बता रही थी कि कैसे सोलर प्लेक्सस का ताल्लुक हमारे उस परिवार से होता है जिसमें हम पैदा होते हैं, या सोलर प्लेक्सस नहीं, हाँ हाँ, सोलर प्लेक्सस ही चल रहा है, येलो राइट। तो सोलर प्लेक्सस का ताल्लुक उस परिवार से होता है जिसमें हम पैदा होते हैं, या जिसमें हम काम करते हैं, या हमारा समाज या हमारे रिश्तेदार, उस तरह से। तो यहाँ पर मैं आगे पढ़ती हूँ। उसने अपने पेरेंट्स के बारे में बताया कि उसकी बचपन की ज़िंदगी में पेरेंट्स के वजह से किस तरह की उसकी ज़िंदगी रही, और उसकी माँ ने अपने सोलर प्लेक्सस को किस तरह से बचा के रखा। आगे मैं पढ़ती हूँ। क्योंकि परिसंघ के अनुसार, कॉन्फेडरेशन के अनुसार, जन्म परिवार जन्म से पहले हमारे द्वारा चुना जाता है। हम आश्वस्त, किसी ने रिसेंटली ग्रुप में पूछा था कि ये हमने चुने हैं ये लोग, तो लो आपका जवाब सामने है कि हाँ, जन्म से पहले हम ही चुनते हैं कि हमारा परिवार कौन होगा, शादी का परिवार कौन होगा, हमारा पति या पत्नी कौन होगी, माँ बाप कौन होंगे। बच्चे चुनते हैं कि हमारे माँ बाप कौन होंगे। हम बच्चे चुनते होंगे पता नहीं, पर बच्चे चुनते हैं कि हमारे माँ बाप कौन होंगे। तो अम, और एक्चुअली बच्चे माँ चुनते हैं, माँ पति चुनती है, ऐसा मैंने सुना है। और जो कुछ भी पढ़ा है, घूम फिर के सब एक दूसरे को चुनते हैं, सर्कल ही होता है। सोल ग्रुप कहते हैं उसको। जैसे मसलन इस वक्त यूट्यूब के ऊपर जितने लोग ये सुन रहे हैं, और उनके आपस में जितने लोग आपस में काफ़ी सालों से मेरे चैनल के ऊपर एक दूसरे से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, टच में हैं, या नहीं भी हैं तो एक दूसरे से उनका एक प्यार है, इसको सोल ग्रुप कहते हैं। खास करके जो लोग जो हैं वो एक तरह के ग्रुप में होते हैं, जैसे राह कहता है सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स। जो हमारे लॉ ऑफ वन का ग्रुप टेलीग्राम पे है, वो एक सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स, वो एक सोल ग्रुप है। वो कहीं ना कहीं किसी जन्म में, कहीं ऊपर जन्म से पहले हम सब ने तय किया था। तो क्योंकि परिसंघ के अनुसार जन परिवार जन्म से पहले हमारे द्वारा चुना जाता है, हम आश्वस्त हो सकते हैं कि हम इस वातावरण के संदर्भ में सही जगह पर हैं, जिसका उद्देश्य बच्चों के रूप में हमारे अवतारी पाठों को सीखने के लिए सर्वोत्तम संभव स्थिति होना है। मतलब कि बच्चा बन के जब हम इस एक तरह से जब हम इस परिवार में पैदा होते हैं, क्योंकि हमने माँ बाप चुने हैं, तो जब हम इस परिवार में पैदा होते हैं तो आत्मा के तौर पे हम जानते हैं कि हम सही जगह पर हैं, और हम यहाँ पर वो तय करके आए हैं कि हमने यहाँ पर क्या क्या सीखना है। एक्सक्यूज मी, टाइम फॉर टी, वेक अप चाय। ओके, सो हम यहाँ पर सीखने आए हैं। इस जन्म के जो सीख है, जो लेसन्स हैं, उसको क्या बोलते हैं, लेसन्स को पाठ। वयस्क होने के बाद, परिवार मतलब मैच्योर होने के बाद, बड़े होने के बाद, हम परिवार के किसी सदस्य या किसी अन्य के प्रति हमारी नाराजगी को दूर करना वर्षों का काम हो सकता है। Inner child issue has coming up so often. The synchronicity is amazing. मतलब कि बड़े होने के बाद
बचपन से हमने जो झेला है, जो देखा है, जो मान्यताएं हमारे दिमाग में बन गई हैं, उनको ठीक करना, वो उन उलझनों को सुलझाना, हमारी मान्यताओं को बदलना, अपना उपचार करना, सॉरी, अपना उपचार करना कि दिमागी तौर पे जो हमारे दिमाग में बैठ गई हैं बातें, या जो दिमागी बीमारी या भावना, इमोशनल बीमारी तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन इमोशनल प्रॉब्लम्स जो हम लोगों में हैं या हमारे दिमाग में है, उन सब का ताल्लुक हमारे बचपन से है। तो उसको ठीक करना बड़े होकर ये हमारा सबसे ज़रूरी काम होता है आम तौर पे। लेकिन ये वो काम है जिसे हम तब करना चाहते थे जब हम अंदर आए थे। असल में ये वो काम था जो हमने जब जन्म लिया ना, तो हमने जन्म लिया वो सीखने के लिए, और बचपन से लेके इस काम को करने के लिए हमने एक तरह से जन्म लिया था कि इसको ठीक करना है, इसको इसको समझना है, अपने आप को जानना है। और वो बचपन में नहीं किया, और वो बड़े होके करना पड़ता है क्योंकि बचपन में वो सारी परेशानियां झेलते हैं। अब ये तो समझना बड़ा मुश्किल है कि बचपन में कैसे करता है एक बच्चा छोटा सा, वो कैसे समझेगा। मैं तो मतलब मुझे औरों का नहीं पता, लेकिन मैं जब अपनी जिंदगी देखती हूँ कि बचपन के उस समय में वो कौन सी चीज थी जो मैं नहीं सीख पाई, जो मैं आज तक सीख रही हूँ। हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। अ, थाली और हमारे जन परिवार को स्वीकार करें नहीं, हमें बेसिकली आगे बढ़कर अपने परिवार, जन्म परिवार को स्वीकार, जैसे हैं वैसे स्वीकार करने की जरूरत है। हमें जन्म परिवार के सदस्यों के साथ अपनी शांति बनाने की आवश्यकता है। बड़ा मुश्किल, मुमकिन बहुत मुश्किल है। मेरे माता-पिता के साथ मेरी समस्याएं उनके छोड़ने से संबंधित थी। परिवार की जिम्मेदारी मेरे हाथों में है ताकि उन्हें आप अपने शिक्षक, करियर केंद्रित और प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए अधिक समय मिल सके। मतलब मेरे जो बचपन की परेशानियां थी, जो कार्ला कह रही है, वो इस बात से थी कि मेरे पिता जो थे, फादर जो थे, वो अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं थे, और उन्होंने अपने अपने परिवार की, अपने घर की जिम्मेदारी कार्ला के हाथ में दे दी थी ताकि वो आगे पढ़ सकें, वो अपने करियर को आगे बढ़ा सकें, और रात को उन्हें जो गाना और गाना बजाना परफॉर्मेंस करने जाना होता था, वो कर सकें। तो उनके पास वक्त ही नहीं होता था। जिंदगी भर एक तरह से उन्होंने मान ही लिया था कि ये है ना, ये संभाल लेगी। ऐसे ही होता है, मैंने भी यही किया है, हल्के में लिया जाता था उसे। पर हाँ, वो ऐसे मानते थे कि हाँ ये संभाल लेगी। और ये कुछ ऐसा था जैसे वो इसके माता पिता नहीं, बल्कि कार्ला उनकी माता पिता है। और कार्ला की माँ को ऐसे बच्चे पैदा करना, उनको पालना, ये सब अच्छा नहीं लगता था, उसको मज़ा नहीं आता था। वैसे भी वो चाहती ही नहीं थी कभी बच्चा हो करना। वो ये तो गलती से हो गया था उन लोगों के एक वीकेंड रोमांस पे। तो वो ज़्यादा उसके लाड नहीं करती थी, और ना ही उसको कार्ला से कोई शिकायत थी, कुछ लेना देना नहीं था। बाप रे, मुझे ऐसे, अब मैं क्या बोलूं। और उसने सारे घर का काम कार्ला पे छोड़ दिया था। एक तरफ बाप ने छोड़ दिया, एक तरफ माँ ने छोड़ दिया। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है मैं अपनी ही कहानी पढ़ रही हूँ। फिर वो कहती है कि मुझे खुशी होती थी मदद करने में, मैं दिल से करती थी, लेकिन मेरे दिल में एक शिकायत रह गई कि मैंने अपना बचपन खो दिया। एक तरह का आक्रोश सा पैदा हो गया। मैं
7 साल की उम्र से अपने छोटे भाइयों को संभाल रही थी। 10 साल की उम्र से खाना बना रही थी। तो खेल खेलना क्या होता है मुझे कुछ पता ही नहीं था। मुझे मेरा भी मन करता था कि कभी आई वुड बी द सेंटर ऑफ अटेंशन, कोई मुझे प्यार करे और मुझ पर ध्यान दे और मुझे खूब लाड करे। मेरे जो पापा थे वो मेरे कैटलिस्ट इस तरह से थे कि उनको हमेशा हर चीज बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए तो ऐसे ही होनी चाहिए। ऐसे थे वो, अनएंडिंग परफेक्शनिज्म, बस पूर्णातवाद, अंतहीन पूर्णातवाद। उनको हर चीज एकदम परफेक्शन के हिसाब से चाहिए थी, जस्ट लाइक माय डैड। जब भी मैंने कुछ हासिल किया, जब जब भी मैं कुछ कर पाई, तो वो हमेशा मुझे मेरी गलती बताते थे। अब दिस वाज नॉट माय डैड, मेरे डैड तो मेरी तारीफ करते थे, खुश होते थे तो कभी मुझे 5 रुपए 10 रुपए देते थे। उस जमाने में 10 रुपए बहुत होते थे। जब हम लोगों को कैंटीन के लिए 50 पैसे या 1 रुपया मिलता था और 75 पैसे का सैंडविच आता था और बड़ा स्वाद था, और 75 पैसे की एक सेव पूड़ी आती थी या 50 पैसे की आती थी। उस जमाने में 5 रुपए 10 रुपए बहुत होते थे। तो वो मुझे ऐसे, मैंने ड्राइंग की, पेंटिंग की, कुछ भी अच्छा किया, मुझे ऐसे 5 रुपए 10 रुपए दे देते थे। लेकिन यहाँ वो कहती है कि हालांकि मुझे याद है एक बार डैडी मुझे ड्राइंग सिखा रहे थे, ही वॉज वेरी टैलेंटेड। तो सिखा रहे थे तो हम लोगों को जब मैथ्स या ड्राइंग या कुछ सिखाते थे ना, तो रूलर से ना ऐसे फट फट उल्टे हाथ पे पड़ती थी और बड़ा दुखता था। तो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो वो कहती है कि वो कभी उसकी तारीफ नहीं करते थे, बल्कि अच्छा भी किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, खाना कैसा बना है? अच्छा बना है, बस इसमें थोड़ी मिर्ची थोड़ी और होती तो अच्छा होता, और नमक ठीक ही है, लेकिन थोड़ी सी खटास होनी चाहिए थी, और दाल थोड़ी पतली है लेकिन ठीक है चल जाएगी, उस तरह से। नाना जी याद आ गए मुझे। वो हमेशा कहते थे खाना बड़ा मजेदार बना है, पर थोड़ा मिर्ची थोड़ा कम डालना, और अगली बार ना थोड़ा नमक भी कम डालना। वो अपने वो खुद से भी कभी संतुष्ट नहीं होते थे। कार्ला कह रही है अपने पिता के बारे में, वो खुद से भी कभी संतुष्ट नहीं होते थे और मुझसे भी कभी संतुष्ट नहीं होते थे। नाउ दिस इज अ वेरी गिनी ट्रीट। I am never satisfied with my work, and never I have in the past not been satisfied with my children. I've always wanted perfection. That was बाप से सीखा, अब क्या करें। तो बहुत गलत थी मैं वहां पर, बहुत बहुत गलत थी। uh, had I been a stand up comic, he would have been a tough room. अच्छा, वो कहती अगर कहीं मैंने स्टैंड अप कॉमेडियन का काम लिया होता तो उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया होता। जब माँ ने अपनी मिडिल एज में शर अच्छा मिडिल एज में शराब की लत लग गई, तो तब मुझे मौका मिला और उनके साथ एक अच्छा प्यारा सा रिश्ता पैदा करने का। शब्दों के प्रति उसके प्रेम और टकराव के प्रति उसकी नापसंदी को जानते हुए मैंने सुझाव दिया कि हम पत्र व्यवहार करें। हो सकता है कि तब कार्ला घर छोड़ के चली गई हो, तो उसे पता था कि उसकी माँ को कविता बहुत पसंद है और लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं। तो कार्ला ने कहा उसकी माँ से कि क्यों ना हम लोग चिट्ठियों में बात करें। तो हमने तकरीबन 1 दर्जन चिट्ठियां लिखी होंगी 6 महीने में, और अंत तक आते आते 6 महीने के अंत तक आते आते हमारी काफ़ी सारी शिकायतें एक दूसरे के साथ सॉल्व हो चुकी थी। उसके अंदर जो गिल्ट था, गिल्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, जो, एक सेकंड मैं चेक करती हूँ। उसके अंदर जो अपराध बोध था,
अ, वो निकल चुका था और कार्ला के अंदर भी जो नाराज़गी थी वो निकल चुकी थी। उन दोनों के रिश्ते के आखिरी 6 साल या 12 साल या 10-12 साल जो थे साथ में, वो बहुत खुशी से गुज़रे। उसके पिता हालाँकि बहुत ही मुश्किल होती थी अ, पिता के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने में। लेकिन कार्ला प्रार्थना करती रहती थी कि कभी न कभी तो उनके साथ संडे मॉर्निंग चर्च जाते वक़्त एक एक सामंजस्य बन जाए, एक अच्छा रिश्ता बन जाए, दोनों प्यार से एक बात पर हाँ, मतलब जैसे होता है ना कि दोनों को एक ही चीज़ पसंद आना। तो 1978 में उसे ये लगा कि मैं उनसे मिलने वाली हूँ, मतलब चर्च की सर्विस संडे को जो होती है उसके बाद एक अजीब सी जगह में, जहाँ जो चर्च के गाने गाने वाली, वो जो प्रार्थना गाने वाली जो लड़कियां होती हैं, उसके वेटिंग रूम में, रेस्टिंग रूम में मैं गई और मैंने उन्हें वहाँ पाया। मैंने उनसे कहा कि मतलब बहुत सालों से शायद मिली नहीं होगी और मतलब आपस में प्यार से बात नहीं की होगी। और तो जब कार्ला को सच में जब वहाँ पर गई और उसने उसे उन्हें वहाँ पाया, तो उसने उनसे कहा कि मैं बहुत सालों से आपके साथ अपनी नाराज़गी को और उलझनों को दूर करने की चाहत रखती हूँ। उन्हें नहीं पता था कि हम दोनों के बीच कोई नाराज़गी भी है। और तब कार्ला ने उसे बताया कि कैसे मेरा दिल टूट जाता था कि मैं उन्हें कभी खुश नहीं कर पाई, कभी उनको संतुष्ट नहीं कर पाई। और उसे कार्ला को लगता था हमेशा कि वो उससे नाराज़ ही हैं और वो बहुत दुखी रहती थी इस बात को लेके। और ये बात जब उसने उनको बताई, तो वो हैरान हो गए और उन्होंने कहा कि मतलब जैसे हम कहते हैं ना, अरे पागल है क्या? तू तो मेरी दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है। भगवान करे हर बाप को इस तरह की बेटी मिले। मैं तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं। उस तरह की बात बोली उसने। और यही कार्ला बहुत सालों से सुनना चाह रही थी। उन दोनों के बीच एक तरह से शांति स्थापित हुई और जिंदगी के उनकी जिंदगी के अंत तक वो दोनों बहुत प्यार से अपने रिश्ते को निभा पाए। अगली बार वैलेंटाइन डे पे 14 फरवरी उसको एक कार्ड मिला जो उन्होंने हाथ से बनाया था और उसमें लिखा था, रोजेज आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, पॉप लव्स हिज डॉटर एंड इज ग्लैड इट इज यू। हाउ स्वीट। गुलाब लाल होते हैं, वायलेट फूल जो होते हैं वो ब्लू होते हैं और पापा अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं और ये सोचते हैं, बहुत खुश हैं कि वो तुम हो। अम अच्छी कविता थी। नहीं, ब्लेसिंग टू माय हार्ट, यस, कविता बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन कार्ला को बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद उसकी जन्म परिवार का एक और कैरेक्टर, उसका भाई। अम, उसके और कार्ला के बीच में काफी परेशानियां थी। कार्ला हमेशा अम, क्रिश्चियन थी, क्रिश्चियनिटी जीसस में मानती थी, लेकिन उसे लोगों की जो होता है ना कि इसको ऐसे करना है और इसको ऐसे ही करना है और ऐसे नहीं करना है, तो वो ऐसे जो सब मानते हैं उन चीजों को नहीं मानती थी। वो अपने तरीके से भगवान को मानती थी। हर एक का अपना तरीका होता है। वो क्रिश्चियन वाले चर्च बोलेंगे कि तुम ये रिचुअल करो, तुम ये करो, तुम वो करो। वो वैसी नहीं थी। और जो उसका भाई था वो बिल्कुल उल्टा था। मतलब उसको हिंदी में अगर कहें तो वो कहती है कि मैं सदैव एक रहस्यमय गैर हठ धर्मी ईसाई थी। फैनेटिक नहीं थी, मानती थी, पर ऐसे पूरी तरह नहीं घुसी हुई थी। और मेरा भाई अपने हाई स्कूल के वर्षों में एक बहुत ही हठ धर्मी कट्टरपंथी ईसाई बन गया था। उन्हें विश्वास हो गया कि मेरे चैनलिंग के कारण मेरी आत्मा खतरे में है। 23 वर्षों तक उन्होंने प्रत्येक पारिवारिक अवसर का उपयोग मुझे व्याख्यान देने और चैनलिंग छोड़ने के लिए मनाने के अवसर में के रूप में किया। मतलब 23 सालों तक
वो हमेशा ये सोचता था चैनलिंग वैनलिंग क्या करती है पता नहीं, और इसकी वजह से ये पागल हो चुकी है, ये मतलब इसकी जो आत्मा है वो भगवान इसको पाप लग जाएगा, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। जैसे बहुत सारे लोग लॉ ऑफ वन के बारे में मानते हैं, बोलते हैं कि चैनलिंग नहीं करनी चाहिए, चैनलिंग वाली बात नहीं सुननी चाहिए। तो जब भी वो लोग मिलते थे साल में, क्रिसमस पे मिले या जब भी किसी ईस्टर वीस्टर पे मिले, थैंक्स गिविंग पे, तो वो हमेशा उससे यही कहता था कि तू चैनलिंग छोड़ दे। कार्ला के नजरिए से वो अपने ईश्वर की सेवा कर रही थी चैनल बन के। तो मैं, वो कहती है कि मैं उसे खुश नहीं कर सकती थी, मुझे जो ठीक लग रहा था मैं वही कर रही थी। तकरीबन 25 साल तक मैं इस तरह की बातें झेल, डर गई मैं, बैटरी खत्म हो गई तो वो कंप्यूटर ने इतनी जोर से आवाज की। तो कार्ला 25 साल तक ये सब बातें झेलती रही, कभी उसने बहस नहीं की। लेकिन वो जो जब कुछ कहता था ना तो कार्ला का एक तरह से दिल टूट जाता था। लेकिन कार्ला को समझ में आ गया था कि अब ये मुझसे और नहीं होगा। तो मैंने उससे कहा अ, कि आज के बाद वादा करना कि तुम मुझे ना क्रिसमस के वक्त पे जब मैं आती हूँ तो तुम मुझे बदलने की कोशिश नहीं करोगे, वरना अब मैं नहीं आऊंगी। उसके बाद 1 साल तक, अगले साल वो क्रिसमस पे अपने भाई से मिलने नहीं गई, और 2 साल बाद उसे अपने भाई का एक कॉल आया और उसने बताया कि मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था जो जूइश था, उसका दोस्त, और वो उसके भाई को बदलने के लिए एक तरह से बोल रहा था कि तू क्रिश्चियन से जू बन जा। तो अम, मैं हूँ, कार्ला का भाई जो जू था वो अपने दोस्त को बदलने की कोशिश कर रहा था, और उसके दोस्त ने कहा कि अगर मैं तेरी बात ना मानूं और मैं ना बदलूं तो क्या तू मुझसे दोस्ती तोड़ देगा? तो उसने बोला, नहीं नहीं, पागल है क्या, ऐसी कोई छोटी छोटी बातों से दोस्ती तोड़ता है क्या? अगर तू कुछ भी मान मैं कुछ भी मानूं, दोस्ती थोड़ी टूटेगी। और तब अचानक उसके दिमाग में बात आई कि मैं अपनी बहन के साथ तो ऐसा नहीं करता, बहन के साथ तो मैं उसको हर बार बदलने की कोशिश करता हूँ, और 2 साल से वो आई नहीं है, और मैं नहीं सुधरा। तब उसने कार्ला को फोन किया और वादा किया कि मैं तुझे कभी बदलने की कोशिश नहीं करूंगा। और उसके बाद उसने कभी कार्ला को बदलने की कोशिश भी नहीं की। उसके बाद उन दोनों का रिश्ता आखिर तक बहुत अच्छा रहा, और इस मल्टी डायमेंशनल अलग अलग स्टेप्स वाले जो गेम हम खेल रहे हैं जिंदगी का, यहाँ पर हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए, जो मुद्दा होना चाहिए, वो होना चाहिए हर रिश्ते में और हर जगह प्रेम, शांति, समझदारी, और एक दूसरे को समझना, खुद को समझना, और इन रिश्तों को सुखी और खुशहाल बनाना। आमतौर पे हमें अपने साथ, अपने परिवार के साथ उन्हें वो जैसे हैं वैसे अपनाने की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि हम अपने लिमिट्स सेट करें कि मैं ये बर्दाश्त करूँगी, ये नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा अपना एक अस्तित्व है। और सेलिब्रेटिंग आवरसेल्व्स बाय सेटिंग लिमिट्स आल्सो, जैसे कार्ला ने किया, ताकि हम, ऐसा ना हो कि वो हमें ज़िंदगी भर डोमिनेट करते रहें और बुली करते रहें, और हम मतलब हाँ में हाँ मिलाने वाले एक गाय की तरह उनकी सब सहते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चाहे आपका या उनका इरादा कितना भी अच्छा हो, लेकिन किसी को हक नहीं कि कोई दूसरे को जोर जबरदस्ती से या बदतमीजी से या बिना किसी मतलब के बेइज्जत करे। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो ठीक से नहीं, डिसफंक्शनल, मतलब जहां पर कलेश बहुत होता है। अम, और वो इतना होता है कि बेहतर है कि आप उस परिवार से दूर हट जाओ, छोड़कर चले जाओ, कम से कम थोड़े समय के लिए, उनकी बातों से, उस माहौल से।
और अगर ऐसा है तो एक खिलाड़ी होने के नाते हमें ये ज़रूरत है करने की, बिना इन लोगों से नफ़रत किए, मतलब इनसे नफ़रत नहीं करनी है। प्यार रखो दिल में, पर बस दूर चले जाओ। अपने शारीरिक तौर पे अपनी जगह बदल लो, घर बदल लो, कुछ ऐसा कर लो। लेकिन उन्हें दूर से ही सही, उन्हें प्रेम करते रहो। ये हमें करने की ज़रूरत है। ये हुआ लिविंग द लॉ ऑफ वन का सोलर प्लेक्सस चक्र का फर्स्ट पोर्शन का एंड। मतलब कि जहां पर उसने सोलर प्लेक्सस के बारे में बताया कि मेनली वो क्या होता है और किससे कैसे ताल्लुक रखता है हमारे परिवार से, समाज से, वगैरह वगैरह। इसके अंदर आपके इमीडिएट परिवार तो डेफिनेटली आया, लेकिन इसके बाद आपके रिश्तेदार भी, मामा, चाचा, ताया, ब्ला 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 ब्ला, पड़ोसी, एक तरह से सारे आ जाते हैं। तो इसके बाद अब ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस। आई विल सी यू इन अ फ्यू मिनट्स। बाय।